गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट चैप्टर नन्हा फनकार पार्ट 4। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। एक लड़का है जिसके बारे में बताया गया है। उसने एक चौकोर मतलब जिसके चारों कोने समान होते हैं उस पर लाल रंग के पत्थर को लेकर बैठ गया और जल्दी से एक प्रार्थना बुदबुदाई मतलब होता है धीरे धीरे से बोलना। एक प्रार्थना बुदबुदाई और छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने उस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने कुछ ही दिन पहले ही घंटी और पत्थर पर की कतारों में कड़ियाँ बनाना शुरू किया था। लड़के ने एक अनबनी अधूरी घंटी पर छैनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। लड़के ने एक अनबनी अधूरी घंटी पर छैनी मारी और उस पर सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी मीन होता है मार मार कर छैनी से पत्थर पर एक नमूना या डिज़ाइन बना देना, उसे नक्काशी कहते हैं। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। जब वो लोहे के उससे छैनी या उससे पत्थर पर मार रहा था हथौड़े से, तो जो आँख की जो किरचें आ रही थी उससे लड़के की अपनी आँखों को सिकोड़ ले रहा था। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता और अपने साथ साथ अपनी धीरे धीरे आवाज़ में कुछ गुनगुना मतलब कुछ गा भी रहा था। उसके चारों ओर दूसरी संगतरास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे और जो उसके चारों तरफ और लोग संगतरास मीन जो होता है उसके साथ जो काम करने वाले लोग थे वो लोग अब सब काम में जुटे हुए थे। केशव 10 साल का था और अपने काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। केशव 10 साल का ही लड़का था, लेकिन उसके पिता ने जो उसको एक बार लकीरें और घुमावदार डिज़ाइन बताए थे तो उनको बहुत अच्छे से सीख गया था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। ठीक उसी तरह उसके पिता बनाते थे। केशव ने बाकी काम तो सीख लिया था, लेकिन केशव चाहता था कि लकीरों और घुमावदार डिज़ाइन बनाए और कमल के फूल, लहराते हुए सांप और चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेरना चाहता था जैसे उसके पिता बनाते थे। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। जब केशव पैदा भी नहीं हुआ था तो उसके माता पिता गुजरात से आकर आगरा बस गए थे और उस समय अकबर अपना किला बनवा रहा था और यही उसके पिता को वहीं पर ही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी बस यही उसका घर था। केशव का जन्म आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैन गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला और उसने आगरे की गलियों में उसका घर बन गया था। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़ों की ठक ठक खट खट के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी। जो हर समय छैनी हथौड़ों की ठक ठक खटखट होती थी उनके बीच केशव को किसी और की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती थी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। इतनी आवाज़ होती थी कि केशव को कुछ नहीं सुनाई देता था, लेकिन एक अचानक उसके कानों में जो आवाज़ पड़ी, माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। जो वो आवाज़ लगा रहा था वो कोई एक आदमी था। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? देखते ही मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया।
केशव ने बड़े तपाक से जवाब दिया कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं ही इन पत्थरों पर नक्काशी कर रहा हूँ। तो केशव ने उस आदमी को यह जवाब दिया। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। वह आदमी केशव की बात पर उसको बुरा नहीं लगा, लेकिन फिर उसने बोला, दिखता तो है लेकिन तुम इतने छोटे होकर इतनी अच्छी नक्काशी कर सकते हो, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा, एक आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। अब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया। केशव ने उसको बताया कि मैं 10 साल का हूँ। तो उस आदमी ने उसको बोला, 10? अच्छा। वह आदमी उसके पास एक पत्थर पर बैठ गया और उसने उसको अपने बारे में बताया कि जब मैं 13 साल का था तो मैंने एक लड़ाई में भी हिस्सा लिया। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मझोला था। पौवा सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। वो जो आदमी था उसको केशव ने जब ध्यान से देखा तो उसकी उम्र 30 से ऊपर की लग रही थी और कद में भी वो काफ़ी लंबा था और उसने सफ़ेद रंग का अंगरखा और पजामा पहन रखा था और लंबे गहरे रंग की लाल रंग की जो थी उसने पगड़ी पहन रखी थी। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला को और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। जब केशव ने उसकी अंगुलियां और माला को देखा तो केशव को लगा कि सच में कोई बड़े घराने का ही आदमी है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। तीखी नाक थी और बड़ी बड़ी आँखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ घनी मूछें थी। आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेज़ी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। उस आदमी ने उसको बताया कि मैं अभी नक्काशी की काफ़ी ज़रूरत है, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। तो केशव उससे पहले उस आदमी को कोई जवाब देता तो उसने किसी के दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर। जब उसने किसी की दौड़कर आने की आवाज़ सुनी तो यह कोई नहीं महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मैंने आपके आने का पता ही नहीं चला। मतलब उसने वो जो था वो महल का पहरेदार था। उसने अपने हुजूर से कहा कि मुझे आपके आने का पता नहीं चला। तो इसलिए फिर वह मुड़कर उसके भौचक से खड़े होकर केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। राजा ने उस आदमी से बोला। वह अब केशव का माथा ठनका। उसने कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कतार नज़रों से अकबर को देखने लगा। केशव को उस समय तक पता नहीं था कि यह बादशाह अकबर हैं और उसने उसको बोला कि छेनी, जैसे उसको पता चला तो उसके हाथ से छेनी गिरकर नीचे गिर गई और उसके मन में ख्याल आया कि उसने झुककर उसको फटाफट से सलाम किया और खरगोश की सी कतार आँखें, उसकी आँखें मतलब राजा को देखकर ऐसी हो गई जैसे खरगोश की आँखें हो जाती हैं, ऐसा मतलब उस केशव को हो गया। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली ना लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से आने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस्य में था कि उसे क्या करना चाहिए। जो उसका पहरेदार आया था वो तो चला गया, लेकिन केशव सोच में पड़ गया कि उसको अब क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था।
हाँ, पर वह अब डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। केशव डर तो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना काम शुरू करे या फिर बादशाह के हुक्म का इंतज़ार करे। वह खड़ा ही रह गया और उसका जो मन था वो धक धक कर रहा था। फिर जब उसने देखा कि अकबर उससे बहुत प्यार से बोल रहे हैं, तो वह अपने काम पर लग गया। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। केशव, उसने नपा तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? राजा ने उससे उसका नाम पूछा तो जो केशव था उसने नपा तुला कर, मतलब उस समय तक तो केशव राजा से कुछ भी बोल दे रहा था, लेकिन उसके बाद उसने सिर्फ अपना नाम ही बताया, केशव। तो राजा ने केशव से पूछा कि तुम मुझे नक्काशी का काम सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तो केशव बड़ा उलझन में आ गया था, तो उसने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, सर हिलाकर जवाब दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतज़ाम करना होगा। राजा ने उस केशव से बोला कि तुमको मेरे लिए छेनी और हथौड़े का भी इंतज़ाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उसकी छेनी हथौड़ी उठाकर वहाँ उल्टे पाँव लौटे आ गया। केशव भाग कर गया और अपने पिता की छेनी हथौड़ा लेकर अकबर के लिए लेकर आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। राजा अकबर ने केशव के साथ एक दोस्त की तरह ज़मीन में बैठ गए और उससे एक पत्थर पकड़कर पूछने लगे कि बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? केशव को वो राजा ज़मीन में बैठ गया तो और उन्होंने छेनी हथौड़ा पकड़ लिया, पत्थर पकड़ लिया, तो केशव को बड़ा अजीब सा हो गया और उसने बोला, हुजूर, आप यह सब काम करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख लूँगा। राजा ने बोला, मुझे विश्वास है, मैं सीख लूँगा और क्यों नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। केशव ने बोला कि सकपकाकर बोला कि मेरा मतलब ऐसा नहीं है, बस मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आप इतने बड़े बादशाह होकर ऐसा काम करेंगे तो यह ठीक नहीं लगेगा। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डालियाँ ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह उस काम से भी ज़्यादा मुश्किल है? राजा अकबर ने केशव को हंसकर बोला कि मैंने पिछले हफ्ते मिट्टी से भरी डालियाँ ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया, जिसके कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। केशव बहुत ही असमंजस की स्थिति में आ गया और अकबर के पास बैठ गया और उसको छेनी पकड़ने का बहुत अच्छे से तरीका बताया केशव ने। केशव के पिता ने जैसे उसको सिखाया था कि कोयले से छोटी छोटी लकीरें खींचकर उसने एक पत्थर पर नमूना बनाया और उसको गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को ध्यान से उन्होंने केशव ने अकबर को बताया कि जो मैंने कोयले से लकीरें खींची हैं उनको ही बस ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर जैसे ही छेनी और रखकर हथौड़े से ज़ोर से वार किया तो उस पत्थर पर बहुत ज़्यादा गहरा कटाव हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े की आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आँखें थोड़ी नीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आँखों में चली जाएंगी। केशव ने राजा से कहा। अरे अरे, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। केशव ने राजा को बताया कि हथौड़े से धीरे से मारना है और उसने उनको करके दिखाया। और केशव ने राजा को ये भी बताया कि जो आंखें मीच कर काम करना है, हल्का सा बंद करके काम करना है, क्योंकि जो किरचें उड़कर आएंगी वो आँख में चले जाएंगी। अकबर मुस्कुराए और केशव से बोले, जी हुजूर।
जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। उसे बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठे। जब राजा ने केशव से बोला कि जी हुजूर, तो केशव बहुत ही मुस्कुराया और लगभग भूल ही होगी कि उसकी बगल में बैठा उस व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई भूल ही हुई होगी जो आज उसके सामने में एक हिंदुस्तान का बादशाह बैठा हुआ है। यह एक अनाड़ी वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा है और उसको अपने काम का जो बताने का तरीका है उसमें उसको मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरीके से केशव बड़े ही ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरीके से लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर वह उसकी उस पर गुस्सा आ जा रहा था केशव को। अगर जब बादशाह से थोड़ी सी भी गलतियां हो जा रही थी तो त्योरिया मीन होता है गुस्सा आ जाना, तो उसको जो है गुस्सा आ जा रहा था। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। राजा अकबर बार बार केशव से पूछ रहे थे कि केशव सही नहीं है क्या, तो केशव सर हिलाकर उसकी असहमति जता दे रहा था। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर इम्तिहान से आराम से बैठ गए और उसका काम देखने लगे। उसने काम में खोए अपने काम में खोए उन दोनों की इस बात का जो मतलब अपने काम में लगे हुए थे दोनों, अकबर और केशव, उन सब की बात का जो अगल बगल जो उसके दोस्त वो बैठे हुए थे, वो सब उनका कौतूहल मतलब उन लोगों की बात देख रहे थे, उनके काम करने के तरीके को देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा है, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अकबर ने गौर से केशव को देखा कि वह नमूने ही नहीं तराश रहा है, बल्कि उनमें कुछ और भी कर रहा है जिससे कि वो डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे और हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करोगे। लड़के के काम के अंदाज को देखकर अकबर ने कहा कि केशव देखना, तुम एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनोगे और मेरे कारखाने में काम करोगे। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव ने उनसे पूछा कि कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। उन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराज, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। राजा ने केशव ने जब उससे पूछा कि कैसा कारखाना, तो राजा ने उनको बताया, जब मेरा यह आगरा में महल तैयार हो जाएगा तो उसके बाद मैं एक कारखाना बनाऊंगा जिसमें कि संगतराज, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार जो यहाँ पर सब काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करूँगा। केशव राजा की बात सुनकर खुश हो गया और बोला कि मैं वहाँ पर ज़रूर काम करूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। केशव उस लड़के को देखकर बहुत ही खुश हुए और उसका कंधा थपथपाया और बोला, बेटा आप अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से कहा। केशव ने पूछा राजा से कि आप दोबारा से फिर आएंगे? मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। केशव दिन भर उस दिन सबको अपने बारे में बताता रहा कि आज मेरी मुलाकात एक राजा से हुई।
रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था पर आंखों में नींद नहीं थी। वह धीरे धीरे अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। रात हो गई और वो अपने पिता के साथ जाकर सो गया। उसको नींद आने लग गई थी। तो उसने जब पिता को सारी बात बताई तो उसके पिता ने कहा कि तुम तो अभी से ही इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में सहारे टिका कर केशव ने धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। केशव अपने पिता को बता रहा था कि राजा ने मुझे ऐसा ऐसा बोला और अपने पिता के बाहों में के सहारे अपने सर को टिकाकर धीरे से बताने लगा कि बादशाह बहुत नेक इंसान थे। तो उनके पिता ने बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हो। और वह अपने पिता से पूछने लगा कि बादशाह के पास आगरे में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर भी वे सिकरी के शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना कि वह बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत ही साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। पिता ने उनको बताया कि कुछ याद करते हुए बताने की कोशिश करी, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत ही सुंदर है, पर सिकरी पर नया शहर बनवाने की एक खास जो कारण है वो मैंने जो उसके पिता ने सुना है कि बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वह हर वक्त परेशान रहते थे और साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी। जो उनको साधु और संतों ने बताया कि उनकी एक नहीं तीन संतानें होंगी। शाहजादा सलीम, मुराद और दानियाल केशव ने चहकते हुए कहा। उन्होंने उनके नाम बताए, शहजादा सलीम, मुराद और दानियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया। बिल्कुल सही। तब उन्होंने बताया कि बादशाह ने ख्वाजा सलीम की चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तो केशव ने अपने पिता से कहा, अच्छा, अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तो हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं और हम इसीलिए यहाँ पर नए शहर को बनाने के लिए पत्थरों को ढूंढ रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज़ में बोला। पिता ने देखा कि उसका लाडला बेटा सो गया है। केशव इतना थका हुआ था, उसकी आंखों में इतनी नींद भरी हुई थी कि वो नींद में ही अपने पिता से हूँ बोला और उनिंदी आवाज़ में बोला, वो भी नींद में ही बोला। पिता ने जब अपने लाडले की तरफ देखा तो केशव सो गया था। तो बच्चों, आपको यह पाठ पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी इस पाठ को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में करिए। धन्यवाद।